नमस्कार दोस्तों। आज 24 मई को विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस है और पिछले 2-3 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी के बारे में आप सबको बताऊं। दोस्तों, सिजोफ्रेनिया एक काफ़ी पुरानी बीमारी है और इसको पहले लोग समझते थे कि ये स्प्लिट पर्सनैलिटी है। मतलब सिजोफ्रेनिया के इंसान में 2 तरह की पर्सनैलिटी है, लेकिन इसका मतलब स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं होता है। इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ माइंड या स्प्लिटिंग ऑफ थॉट्स। विचारों में विघटन मिलता है या सोच में विघटन मिलता है। सिजोफ्रेनिया शब्द को बोलने में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, पर हम इसको, कुछ लोग इसको स्किज़ोफ्रेनिया भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, कुछ लोग इसको सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। नाम में इतना कुछ नहीं है जितना कुछ इसके लक्षणों को समझने में है, और ऐसे मरीजों का जल्दी से जल्दी हम लोग पकड़ लें अगर समाज में, तो उनका इलाज अच्छे से हो सकता है। सिजोफ्रेनिया क्या होता है और यह किस में होता है? दोस्तों, सिजोफ्रेनिया आदमी या औरत दोनों में हो सकता है। सिजोफ्रेनिया की जो उम्र होती है मुख्यतः 15 साल से 35 या 15 साल से 30 साल के आसपास के लोगों में सिजोफ्रेनिया चालू होता है। कई बार ये 10 साल से कम के बच्चों में भी चालू हो जाता है और कई बार ये 45 साल से बड़े लोगों में भी चालू हो जाता है। इसके कारण क्या है? इसके कारण बताया गया है, जब माता के पेट में बच्चे का दिमाग बन रहा होता है, अगर उस समय उनको किसी वायरस का इन्फेक्शन जैसे इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हो, या माता ने खाना पीना अच्छे से नहीं किया हो जिस वजह से दिमाग की कोशिकाएं बहुत अच्छे तरीके से नहीं बनी हो, या माता स्ट्रेस में रहती हो। ये देखा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस जहाँ पे हुई है उनके बच्चों में सिजोफ्रेनिया की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। पैदा होने के बाद हमने क्या खाया क्या पिया, हमारे खाने पीने में विटामिन्स मिनरल्स ये उचित मात्रा में थे कि नहीं थे, ये इस चीज़ पर भी ये निर्भर करता है। दूसरा, ये देखा गया है कि गांवों की तुलना में शहरों में ये बीमारी ज़्यादा होती है, या विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में ये बीमारी ज़्यादा होती है। जैसे भारत में ये बीमारी बाकी जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, उनकी तुलना में कम है। फिर भी पूरे संसार में 100 में से 1 इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी भी ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी के जो लक्षण हैं उसमें मुख्य लक्षण है इंसान के कानों में आवाज़ें आना। इंसान के कानों में ऐसी आवाज़ें आती हैं जो वो वास्तविक और अवास्तविकता में फ़र्क महसूस नहीं कर सकता है। उसको लगता है जैसे कोई सच में बोल रहा है, लेकिन वो आवाज़ें दूसरों को सुनाई नहीं देती हैं। ये आवाज़ें एक इंसान की भी हो सकती हैं जो कि मरीज़ को धमकाता है, मरीज़ को कहता है तुझे मार देंगे, मरीज़ को कहता है तो ऐसा करेगा तो हम तेरा नुकसान कर देंगे। ये आवाज़ें एक से ज़्यादा इंसानों की भी हो सकती हैं जो मरीज़ के बारे में बात कर रही होती हैं। जैसे मरीज़ कोई काम कर रहा है तो वो कहती हैं कि अगर इसने ये काम किया तो हम इसको ख़त्म कर देंगे, या वो मरीज़ को कमांड करती हैं कि जा नहा के आ, जा यहाँ पे बैठ जा, इससे मत बोल। इस तरह की काल्पनिक आवाज़ें मरीज़ के कानों में आने लग जाती है। कई बार ये आवाज़ें कमेंट्री करती है, जैसे हम लोग रेडियो पे कमेंट्री सुना करते थे, इसी तरीके से कई बार ये आवाज़ें कमेंट्री करती हैं कि देखो अब ये नहा रहा है, देखो अब ये खाना खाएगा, देखो खाना खाने के बाद में सोने जाएगा। तो मरीज इन आवाज़ों की वजह से परेशान होता है, वो ढूंढता रहता है कि कौन बोल रहा है, लेकिन ये अच्छे से चीज़ें पता उसको नहीं चल पाती हैं और वो फिर अपने ही संसार में रहने लग जाता है। और कई बार वो आवाज़ों का जवाब देता है तो हमें लगता है कि मरीज़ खुद से बात कर रहा है, तो हमें वो आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी, लेकिन मरीज़ के व्यवहार को देख के हम समझ सकते हैं कि मरीज़ को हो सकता है कुछ आवाज़ें सुनाई दें, क्योंकि मरीज़ इसमें खुद से बातें करने लग जाता है। दूसरा इसमें लक्षण होता है वहम की बीमारी, डिल्यूजन। डिल्यूजन में क्या होता है, मरीज़ को ऐसे भ्रम होते हैं जिसके खिलाफ हम अगर सबूत भी दें कि ऐसा नहीं है तो मरीज़ मानने को तैयार नहीं होता, वो उस पर अडिग होता है।
और वो जो उसको भ्रम है वो हमारे कल्चर या हमारी संस्कृति में जो माना जाता है उससे उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। मतलब वो कल्चर के बिलीफ के खिलाफ होता है और वो ऐसा भ्रम है जिसके लिए मरीज को हम कितना भी समझाए वो नहीं मानता। जो सबसे कॉमन भ्रम माना जाता है, जो सबसे कॉमन भ्रम इन मरीजों में पाया जाता है वो होता है पैरानोइड डिल्यूजन। मतलब लोग मेरे खिलाफ हैं, लोग मुझे मारना चाहते हैं, घर में पुलिस आएगी और मुझे पकड़ के ले जाएगी, सीबीआई मेरे पीछे पड़ी हुई है, पड़ोसी जो है वो मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे देख देख के हंसते हैं। मरीज को लग सकता है कि जो भी दुनिया में हो रहा है वो सारा उसके खिलाफ उसके आसपास ही हो रहा है। और कई बार मरीज को लगता है कि घर वाले खाने में जहर देके उसको मार देंगे। तो ये पैरानोइड डिल्यूजन होता है जिसमें मरीज को लगता है कि सब लोग मेरे खिलाफ है और साजिश कर रहे हैं। कई बार मरीज को ऐसा लगता है जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो मरीज कहेगा कि तुम लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हो, और वो बीच में आके बात को काटना चाहेगा या वहां से चला जाएगा। उसे समझाया जाए कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, तो मरीज मानता नहीं है। ये ऐसे डिल्यूजन पाए जाते हैं। कई बार ऐसे डिल्यूजन भी मरीज में होते हैं जिसको मेगालोमेनिया कहते हैं, कि मरीज अपने आप को बहुत बड़ा आदमी, राजा या प्रधानमंत्री मानने लग जाता है और उसके सारे क्रियाकलाप उसी के आसपास उसी के हिसाब से होते हैं। समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने बताया कि ये भ्रम बहुत ही दृढ़ होते हैं और इनमें दिमाग में केमिकल की स्ट्रक्चर संरचना बदलने की वजह से ये भ्रम होते हैं, और ये केवल और केवल हमारे समझाने से नहीं जाते जब तक हम उन केमिकल्स को ठीक नहीं करते। हेल्यूसिनेशन में मैंने बताया कि मरीज को आवाजें सुनती हैं। हेल्यूसिनेशन उस हर सेंसरी ऑर्गन में हो सकता है जो बाहर की चीज़ों को महसूस करता है। जैसे मैंने बताया कि कान से हम लोग सुनते हैं तो मरीज को सुनाई देने वाली हेल्यूसिनेशन हो सकते हैं। ऐसे ही मरीज को आँख से कई बार ऐसी आकृतियाँ या ऐसे लोग या ऐसी चीज़ें या ऐसी वस्तुएं दिखती हैं जो सच में वहाँ नहीं है, और वो असली और नकली में फ़र्क नहीं कर पाता है। अगर वहाँ 4 जने खड़े हैं और मरीज को 7 जने दिख रहे हैं तो वो ये नहीं कह सकते कि कौन से 4 असली हैं और कौन से 3 नकली हैं। तो ये विजुअल हेल्यूसिनेशन होते हैं। कई बार मरीज को ऐसे लगता है कि कोई उसके अंगों को टच कर रहा है, उसके शरीर को टच कर रहा है, क्योंकि हमारी स्किन भी एक सेंसरी ऑर्गन है। तो मरीज को लगता है कोई उसकी छाती पे बैठा है या कोई उसको टच कर रहा है, उसको वो प्रेशर महसूस होता है। मैं एक मरीज के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक मरीज आई थी आज के 7 साल पहले, तो वो ये कहती थी कि रात को आसाराम बापू मेरे कमरे में आता है, उसको वो दिखते थे। उन्होंने वर्णन बताया उनका, और फिर वो कहती है कि वो कृष्ण लीला करते हैं। मेरे रूम में आने के बाद में वो कृष्ण लीला करते हैं। तो शुरू में उसने अपने पति को बताया। पति ने देखा आसपास कुछ नहीं है, कुछ भी कोई भी नहीं है, तो पति उसको कहता कि ऐसा कुछ नहीं है। अब उसके पति को पता नहीं था कि ये बीमारी हो सकती है। उसको लगा इसको ऐसे ही व्यायाम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब महीना 1.5 महीना गुजर गया और ये रोज यही होने लग गया, तो उसके हस्बैंड ने ये समाधान निकाला कि मैं तो रोज रात को अल्कोहल पी के सो जाऊंगा, ये जाने इसका काम जाने। तो उस मरीज को एक तो विजुअल हेल्यूसिनेशन थे, इसको आसाराम जी दिख रहे थे। आसाराम जी के जी लगा रहा हूँ मैं, जी लगाना नहीं चाहता, उसको आसाराम दिख रहा था। उसके बाद उसको उसकी स्किन पे, चमड़ी पे महसूस होता था कि आसाराम उसके साथ कुछ गलत काम कर रहा है। उसने बताया कि उसके शरीर के हर अंग पे उसको एक छुअन महसूस होती थी और वो उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता था। तो जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो हमारे पास लाए, हमने दवाई दी और वो मरीज ठीक हो गया। ऐसे ही इन लोगों को कई बार हम नाक से सूंघते हैं, ये भी एक सेंसरी ऑर्गन है। कई बार इन लोगों को अजीब सी दुर्गंध या सुगंध आती है जो औरों को नहीं आती है। इसको भी एक मरीज के माध्यम से समझाता हूँ। एक पुलिस इंस्पेक्टर था, उसने अपने सीनियर के खिलाफ FIR कराई कि ये मेरे साथ गलत करना चाहता है और ये मेरे खिलाफ है और ये हर जो काम करता है वो मेरे खिलाफ करता है। उसका ट्रांसफर कर दिया गया। दूसरी जगह आया तो उसे लगा
कि मैं जहां भी जा रहा हूं उसके द्वारा छोड़ी गई दुर्गंध मेरे साथ जा रही है। तो उसको एक अजीब सी दुर्गंध आती थी जिसको वो कहता था कि वो हवा में जहर घोलता है और वो जहर मेरे नाक के माध्यम से मेरे शरीर में प्रवेश करता है और वो मुझे पागल बना देता है। सबके समझाने के बावजूद उसको वो बात समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उसके लिए वो जहर की दुर्गंध जिसको वो जहर कह रहा था उसके लिए वो सच था। क्योंकि इस बीमारी में सच और झूठ में फर्क करना मरीज को समझ नहीं आता है। तो उसको भी दवाई दी, दवाई से ठीक हुआ और वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करी उसने। कुछ लोगों को आवाजें कमांड देती हैं। कमांड जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक मरीज था, वो कहता था कि इंदिरा गांधी चांद पे से मुझसे बात करती है और मुझे कहती है कि पाकिस्तान कभी भी हमला कर सकता है, हमारे देश में सैनिक कम है, तुम्हें एक एजेंट की भूमिका निभानी है और तुम उसके लिए तैयार हो जाओ। तो मरीज को ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन हुआ करते थे, साथ में कमांडिंग हेलुसिनेशन थे। शुरू में उसको समझ नहीं आया, फिर उसे लगा कि ये कुछ स्पेशल मिशन है और इंदिरा गांधी जी जो हैं वो जिंदा हैं और वो दूर से उनसे बात कर रही हैं। उसने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, दौड़ लगाने शुरू कर दी, पुशअप शुरू कर दिए। घर वालों ने देखा कि अचानक से उसके व्यक्तित्व में काफी बदलाव आ गया। वो खुद से बात करता रहता था, घंटों चांद की तरफ देख के बात करता रहता था और जब उससे पूछा जाता था तो वो ये कहता था कि मुझे एक स्पेशल मिशन के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ। पर जब वो इतनी बातें चांद से करने लगा, ये सब करने लगा, तो घर वालों को लगा कुछ गड़बड़ है। सबसे पहले हमारा देश जो है वो ओझा और इनके पास में जाता है, वो भी गए और इसमें वहाँ ठीक नहीं हुआ तो फिर वो हम लोगों के पास आए, वो भी मरीज जो है बाद में ठीक हो गया। तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो गए, विजुअल हेलुसिनेशन हो गए, गस्टेटरी मतलब सूंघने के हेलुसिनेशन हो गए, सोमेटिक मतलब चमड़ी को छूने के हेलुसिनेशन हो गए। जो वहम होते हैं उसमें भी कई बार मरीज अजीब तरीके के वहम बताता है। जैसे वो बताता है कि उसके विचार जो हैं वो सबको पता चल रहे हैं, वो इस कमरे में बैठ के जो सोच रहा है वो पूरे मकान को, पूरे संसार को पता चल रहा है। इस वजह से मरीज धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाता है कि जो चीज वो उसके दिमाग में आती है वो सबको पता चल जाती है और मरीज एक अजीब तरीके की परेशानी में रहने लग जाता है। कई बार मरीज को कुछ समझ में नहीं आता तो उसको ये लगता है कि वो जो बोलना चाहता है वो कोई उसके दिमाग से पहले ही चुरा लेता है, इस वजह से वो बोल नहीं पाता है। इसको बोलते हैं थॉट विड्रॉल। और जो मैंने बोला, कई बार मरीज कहता है कि साहब मैं कुछ सोचना नहीं चाहता फिर भी मेरे दिमाग में गलत गलत विचार आते हैं और ये विचार कोई मेरे दिमाग में डाल रहा है। समझाने पे मानता नहीं है, इसको थॉट इंसर्शन कहते हैं। एक मैंने बताया है कि मरीज जो भी सोचता है उसको लगता है सबको पता चल जाता है, उसको थॉट ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं कि उसके दिमाग से विचारों का ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ऐसे ही कई बार मरीज को, अगर महिला है तो अपने पति पर और पुरुष है तो अपनी पत्नी पर ऐसा वहम होने लग जाता है कि उसके किसी से गलत संबंध है। अगर वो फोन पे भी किसी से बात करती है तो उसको लगता है कि ये किसी इंसान से बात कर रही है या कर रहा है और ये मुझसे जो है फेथफुल नहीं है, ये किसी और के साथ इसका चक्कर जरूर है। एक मरीज का एग्जांपल देता हूँ। शादी होने के बाद में उसने अपने पति के खिलाफ शिकायत करी कि इसका दूसरे लड़की के साथ चक्कर है। तो घर वालों ने जो है नॉर्मल नेचुरल जो रिएक्शन होता है लड़की की साइड ली और लड़के को काफ़ी कुछ सुनाया, बुरा भला कहा और उसका नतीजा ये हुआ कि वो लड़की अपने घर आ गई। हर कोई विरोधाभासी चीज़ जो उसको कही जा रही थी कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, हर तरह के सबूत उसको दिए गए, लेकिन वो नहीं मानी और वो अपने घर आ गई। घर वाले उसके साथ थे, उन्होंने लड़के पे केस कर दिया कि हमारी लड़की की ज़िंदगी खराब कर रहा है और इसके किसी और के साथ संबंध है। कुछ समय बाद, चूंकि ये बीमारी बढ़ती है इलाज नहीं कराने पर, तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि उस लड़की ने अपनी माँ पर भी शक करना शुरू कर दिया। उसकी माँ छत पे जाती थी कपड़े सुखाने, उसने बोला आज से आप छत पे नहीं जाओगे। उसकी माँ ने बोला ऐसा क्यों बेटा? तो उसने बोला कि
मुझे पता है कि आप पड़ोस वाले अंकल को देखने के लिए छत पे जाते हो। तो उसकी माँ का दिमाग थोड़ा सा ठनका कि ऐसा क्यों बोल रही है। शुरू में उसने समझाना चाहा लेकिन वो नहीं मानी। तब उन लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो साइकेट्रिस्ट के पास गए, हमारे पास आए, क्योंकि मैं केवल वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो मैंने खुद ने देखे हैं मेरे टीचर के सामने या खुद के एक्सपीरियंस में। तो उसमें जब वो आए तो उसे असेसमेंट किया गया तो पता चला कि उसको सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी है और वो वहम की बीमारी से ग्रसित है। तो उसकी माँ ने उसका ट्रीटमेंट करवाया, उस लड़के को बुलाया गया, सारी चीज़ें क्लियर करी गई, पता चला कि ये सारी उस बीमारी के आसपास के लक्षण थे। तो कभी भी किसी की बात को आंख बंद करके मान लेना सही नहीं है, क्योंकि हमें सिजोफ्रेनिया की बीमारी ऐसी होती है जिसमें बिल्कुल छोटी से छोटे लक्षण होने से लेके ऐसे लक्षण भी हो सकते हैं कि मरीज किसी काम का नहीं रहता है। तो केवल वहम और दृढ़ वहम भी इस बीमारी में हो सकते हैं। अब आगे की बात कर रहा हूं मैं। आगे जो है इस बीमारी में विचार और व्यवहार में डिसऑर्गेनाइजेशन भी मिलता है। डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि मरीज बोल कहां से रहा है और धीरे धीरे वो बोलना कुछ और चला जाता है। ये हमें दिखता है। जैसे मरीज ने चालू किया कि सर मैं सीकर में रहता हूँ, मेरा ये मकान है और गांव में तो सरपंच जी बहुत अच्छे हैं। सरपंच का क्या है, सरपंच तो बहुत होते हैं। अमेरिका में भी जो है पंच है, अमेरिका का पंच जो है वो राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति तो भारत का भी बढ़िया है। खेत जोतना सही चीज़ है, खेत जोत के हम लोग जो है वो गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी चला के जो है हम चांद पर चले जाएंगे। मतलब उसके विचार जो है वो एक जगह नहीं रह के उसके विचारों का सलाद बन जाता है। उसको वर्ड सलाद कहते हैं कि समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा है। ऐसे ही मरीज का व्यवहार अजीब हो सकता है। कई बार वो घंटों एक ही जगह खड़ा रहेगा, टकटकी बना के देखता रहेगा। कई बार वो बैठ गया है तो बैठा ही रहेगा, काफी देर तक उठेगा ही नहीं। मरीज के अंदर कुछ करने की इच्छा कम होती चली जाती है, उसको एवोल्यूशन कहते हैं। उसके अंदर जो काम को शुरुआत करने की इच्छा है वो कम होती चली जाती है। कई बार मरीज काफी बात करने पर भी बोलता नहीं है, बहुत कम बोलता है, अपने अकेला रहने लग जाता है, रूम में बैठा रहेगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा और महीनों तक अकेला रूम में रहेगा। उसकी बोलने की इच्छा नहीं करती, उसको एलोगिया कहते हैं। मरीज का किसी भी चीज में मन नहीं लगता, उसको आप कुछ भी बोलो वो कहेगा साहब मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करूंगा, आप कर लो। किसी भी अच्छी चीज जिसमें पहले उसका मन लगता था उसका मन लगना खत्म हो जाता है। इसको एनहेडोनिया कहते हैं। तो जो मैंने पहले बताया आपको लक्षण, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, ये तो मरीज का जो पुराना व्यवहार था उसके अंदर जुड़े हैं, इन्हें पॉजिटिव लक्षण कहते हैं। और जो मैंने बाद में आपको बताया कि मरीज की इच्छा कम हो गई, मरीज का बोलना कम हो गया, मरीज जो है उसकी कोई भी काम करने के लिए जो विल पावर होती है वो कम हो गई, और इनको नेगेटिव सिम्टम जो कि मरीज की पहली पर्सनैलिटी थी, पहले था, उसके अंदर से ये चीजें कम हो गई, उनको नेगेटिव सिम्टम और स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। आजकल कम देखने को मिलते हैं, लेकिन पुराने समय में जब लंबे समय तक इलाज नहीं कराया जाता था तो कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया भी मिलता था। इसमें मरीज एक अजीब सी पोस्चर लेके ऐसे ऐसे करके, ऐसे गर्दन घूमी हुई है, अजीब सी पोजीशन में पड़ा रहता था काफी देर तक। एक मरीज मेरे को याद है, वो सोती थी तो उसकी गर्दन हमेशा इतनी ऊंची रहती थी और हम उसे पूछते थे तो वो बोलती थी कि ये मेरा तकिया लगा हुआ है। वो कोशिश करती थी तो भी उसकी गर्दन वहां से नीचे नहीं जाती थी। कुछ मरीज थे जो बिल्कुल अकड़ के आते हैं, शरीर अकड़ा हुआ होता है उनका, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, सब कुछ नॉर्मल आता है, MRI CT स्कैन कराते हैं, सब कुछ नॉर्मल आता है। बाद में हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि मरीज को सिजोफ्रेनिया था और अभी वो कैटाटोनिया, मतलब उसकी मांसपेशियों में काफी ज्यादा तनाव आ गया है। कई बार मरीज बोलता है तो उसके बोलने में वो बार बार बोलता है। जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एक ही चीज को बोलता रहेगा, ये भी हो सकता है। कई बार जो सामने वाला बोलता है मरीज उसी को रिपीट करता है।
जैसे सामने वाले ने बोला कैसे हो, मरीज बोलेगा तो कैसे हो। सामने वाला बोलेगा मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ, आप कैसे हो। मरीज बोलेगा मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ, आप कैसे हो। दोस्तों ये सामान्य परिस्थितियों में कोई किसी से मजाक कर रहा हो उसको सिजोफ्रेनिया नहीं कहेंगे, लेकिन अगर ऐसा रिपीटेडली हो रहा है और ये आप देख रहे हो कि इसके व्यवहार में परिवर्तन है, तो ये सिजोफ्रेनिया का एक लक्षण हो सकता है। कई बार जो सामने वाला करता है मरीज वही चीज करने लग जाता है। सामने वाला उसको कुछ सामने वाला पढ़ा रहा है बोर्ड पे, तो मरीज भी उठ के बोर्ड पे पढ़ाने लग जाएगा। जैसा सामने वाले करेगा वैसा ही मरीज करने लग जाता है। तो ये कुछ लक्षण हैं। तो एक पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के बारे में मैंने आपको बताया, एक डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया के बारे में मैंने आपको बताया, एक कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया जिसमें यह मैंने आपको बताया कि मरीज एक ही जगह खड़ा रहता है, देखता रहता है, मरीज के शरीर में एक अजीब सी अकड़न हो जाती है, इसको कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया कहते हैं। एक बीमारी होती है सिंपल सिजोफ्रेनिया। सिंपल सिजोफ्रेनिया में दोस्तों ये सारे लक्षण जो मैंने बताए ये एकदम से नहीं आते हैं। मरीज धीरे धीरे समाज से कटने लग जाता है, अपनी ही दुनिया में रहता है, अकेला रूम में पड़ा रहता है, खाना दोगे तो खा लेगा नहीं तो नहीं खाएगा। मतलब उसमें बहुत सारे लक्षण नहीं होंगे, लेकिन हमें ये जरूर पता होगा कि जो जिंदगी में है, इसकी जिंदगी पहले चल रही थी उसके तुलना में काफी ज्यादा ये शांत, अकेला और अपने आप में रहने वाला हो गया है। पर मरीज से कुछ पूछा तो उसके पास कुछ जवाब नहीं होता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। डिप्रेशन के मरीज में और इसमें क्या फर्क है? डिप्रेशन का मरीज खुद बोलेगा कि मेरा मन नहीं करता है, मेरा मन जो है वो किसी काम में लगता है, वो बोलने की क्षमता उसमें होती है। सिजोफ्रेनिया में हो सकता है मरीज बोले नहीं, बताए नहीं, क्योंकि उसको बोलने के लिए भी विल पावर जो होनी चाहिए वो उसकी कमजोर हो जाती है। तो दोस्तों ये सब लक्षण है। किसी एक मरीज में सारे लक्षण हो जरूरी नहीं है। हर मरीज का दिमाग अलग है और हर मरीज के दिमाग में ये लक्षण अलग अलग होते हैं। किसी में कोई लक्षण हो सकता है, किसी में कोई लक्षण हो सकता है। एक इन लोगों में भावनात्मक शून्यता भी आ जाती है। मतलब घर में कोई मर गया है तो भी ये लोगों को दुख नहीं होगा, चेहरे से दिखेगा नहीं, या घर में शादी है सब एंजॉय कर रहे हैं तो भी इनके चेहरे पे आपको खुशी या हंसी दिखेगी नहीं। इनका चेहरा जो है वो भाव शून्य चेहरा हो जाता है। अब साहब हो गया, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि अगर हमें जल्दी पता चल जाए और इसका इलाज जल्दी शुरू हो जाए तो ये बीमारी जो है वो कुछ ही समय में ठीक हो जाती है। पहली बार ये बीमारी होती है तो आमतौर पर जो कोर्स होता है दवाइयों का वो 1 साल का होता है, और इन दवाइयों को नींद की दवाइयां नहीं समझ के बीमारी को ठीक करने की दवाई समझा कीजिए। नींद की परेशानी होगी तो डॉक्टर आपको अलग से बोल के देगा कि ये नींद की गोली है, बाकी जो दवाइयां होंगी वो बीमारी की दवाइयां होती हैं। हाँ, इनसे किसी किसी को नींद ज्यादा आ सकती है, उस केस में अपने डॉक्टर से आप वापस मिलें, ना कि आप उन दवाइयों को छोड़ दें ये समझ के कि ये नींद की दवाई है। तो एंटीसाइकोटिक्स से सिजोफ्रेनिया का इलाज हो जाता है। अगर हम जल्दी ले आए तो मरीज पूरी तरीके से ठीक भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि मरीज को काफी समय हो जाता है, उस केस में हमारा जो उद्देश्य रहता है वो रहता है कि मरीज को हम इतना ठीक कर दें कि वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। उसमें कुछ लक्षण रह जाते हैं, उनको रेजिडुअल सिम्टम्स कहते हैं, और उनके साथ में हम मरीज को धीरे धीरे जीना सिखाते हैं, क्योंकि पुरानी बीमारी होने के बाद में इसका पूर्ण तरीके से इलाज होना संभव नहीं है, क्योंकि अभी इसके पूरे कारण अभी पता नहीं चल सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब इसमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो तो एक बार चालू होने के बाद जिंदगी भर चलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर फर्स्ट एपिसोड है, पहली बार एपिसोड हुआ है, तो हम मरीज को जो गाइडलाइन है वो 1 साल तक दवा देने की है। अगर दूसरा एपिसोड हुआ है, दोबारा ये बीमारी हुई है, बीच में दवाई बंद कर दी, तो इसको कहते हैं रिलैप्स, की बीमारी वापस हो गई है। तो मरीज को उस केस में जो है वो दवाई 2 साल तक चलती है। 3 बार अगर एपिसोड आ जाता है तो दवाई 5 साल तक चलती है, और अगर 4 बार एपिसोड आ जाता है तो ये मान के चलिए कि ये बीमारी बार बार पलटेगी ही पलटेगी, तो कोई न कोई दवाई उसकी लाइफ लॉन्ग जिंदगी भर चलती है। दोस्तों, दवाइयाँ जीवन को सामान्य, बिल्कुल सामान्य पहले की तरह तो नहीं बना सकती, लेकिन मरीज जिस कंडीशन में आज जी रहा है उससे बहुत अच्छी कंडीशन में उसको लाया जा सकता है। तो इसका की एलिमेंट है पहले पता चलना और जल्दी इलाज शुरू होना।
तो मैं ये जो वीडियोस बनाता हूँ, जो मैं मेरे फेसबुक पेज पे लिखता हूँ, जो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, कई बार समय नहीं होता तो गाड़ी में चलते हुए भी बनाता हूँ। वो इसलिए बनाता हूँ कि ये बीमारियाँ आपके लिए अनजान ना रहें। और जैसे आप नॉर्मल बीमारियों को पहचान लेते हो कि इंसान बार बार पेशाब जा रहा है, बार बार पानी पी रहा है, इसका मतलब इसको शुगर हो सकती है, या कोई इंसान खांसी करने लग जाए बहुत ज़्यादा तो आपको पता चल जाता है कि इसको टीबी हो सकती है। किसी को बुखार होता है तो आपको लगता है कि इसको मलेरिया या डेंगू हो सकता है, डॉक्टर के पास लेके चलो। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये लक्षण भी पता चले और आप कहो कि इसको सिजोफ्रेनिया हो सकता है, इसको मनोचिकित्सक के पास लेके चलो। एक डर लोगों को ये लगता है कि सिजोफ्रेनिया के मरीज जो हैं वो हमला कर सकते हैं या हिंसक होते हैं। दोस्तों, कुछ मरीज इस वजह से हमला कर सकते हैं कि उसको डर लगता है कि सामने वाला मुझे मार देगा। लेकिन अगर डाटा इकट्ठा करा जाए तो सिजोफ्रेनिया के मरीजों पर हिंसा ज़्यादा होती है, ना कि वो हिंसा ज़्यादा करते हैं। क्योंकि घर वाले बीमारी को समझते नहीं हैं तो वो मरीज़ की पिटाई करते हैं, पड़ोसी नहीं समझते हैं तो वो मरीज़ की पिटाई कर देते हैं। तो इसमें मरीजों के साथ हिंसा ज़्यादा है, ना कि मरीज द्वारा करी गई हिंसा ज़्यादा है। तो आप ऐसे मरीजों से डरे नहीं। दूसरा, सिजोफ्रेनिया एक बीमारी है, वो आदमी को सिजोफ्रेनिया नहीं है, उस आदमी को या उस औरत को सिजोफ्रेनिया है। जॉन नैश नाम का एक वैज्ञानिक था, उसको सिजोफ्रेनिया था। ऐसे ही एक और अच्छे पद पे रहने वाला इंसान है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है फिलहाल, वो अपना पूरा काम कर रहा है, सही से सब कुछ कर रहा है। वो कहता है कि आई हैव सिजोफ्रेनिया बट आई एम नॉट ए सिजोफ्रेनिक। वो कहता है सिजोफ्रेनिया मेरी बीमारी है बट सिजोफ्रेनिया मेरी पहचान नहीं है। मेरी पहचान, मेरा जो मैं हूँ वो है, और मुझे एक बीमारी है जिसको सिजोफ्रेनिया कहते हैं। जॉन नैश को सिजोफ्रेनिया होते हुए भी उनके काम के लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ऐसे ही भारत में डॉक्टर वशिष्ठ थे, मैं भी वशिष्ठ हूँ पर मेरी बात नहीं कर रहा। महान वैज्ञानिक डॉक्टर वशिष्ठ थे जो नासा में काम कर रहे थे, जिन्होंने आइंस्टीन को चैलेंज किया था। उनको भी सिजोफ्रेनिया हुआ, लेकिन ये हमारे देश की, इसको मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा देश उस स्थिति में नहीं था उस समय कि इस बीमारी को वो इलाज के लायक मानता। तो जॉन नैश चूंकि अमेरिका में थे, वहाँ उनका इलाज हुआ, वहाँ सब कुछ सही रहा, वहाँ उन्होंने अपने काम से नोबेल प्राइज जीता। डॉक्टर वशिष्ठ जब भारत आए, शायद डॉक्टर नारायण वशिष्ठ नारायण, डॉक्टर वशिष्ठ नारायण जब भारत आए तो उन्हें बीमारी थी, क्योंकि अमेरिका ने भेज दिया कि इनको तो ये बीमारी है। यहाँ आने के बाद में उनका उचित इलाज नहीं हो पाया, और उचित इलाज नहीं हो पाने की वजह से वो गुमनामी के अंधेरे में चले गए, और अभी कुछ समय पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। आप डॉक्टर वशिष्ठ नारायण करके इंटरनेट पर देखें, उनकी स्टोरी पढ़ें, आपको काफ़ी कुछ लगेगा कि हमारा देश, अगर ये चीज़ पहले जो मैं आज समझा रहा हूँ, अगर 30 साल पहले हमें समझ में आ जाती तो शायद हम उनको नहीं खोते और एक महान वैज्ञानिक हमारे पास होता। तो वीडियो लंबा हो रहा है, उसके बारे में कोई भी सवाल आपको हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम फेसबुक पे एक लाइव सेशन करें तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर हमें एक लाइव सेक्शन चाहिए, और एक लाइक और एक शेयर जरूर चाहिए, जिससे कि ये बात लोगों तक पहुंच सके। विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस पर मेरी उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप लोगों को सिजोफ्रेनिया की बीमारी, आगे अगर आप किसी को देखोगे तो आप बता सकते हो कि इसको आप डॉक्टर को दिखाओ, इसको सिजोफ्रेनिया हो सकता है। अगले वीडियो का इंतजार करिएगा, चैनल को फॉलो करिए, यूट्यूब पे हो तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे हर वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच पाए। मैं डॉक्टर अजय वशिष्ठ अभी आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।